SY BCom Corporate Accounting Unit 1 Accounting Standard 5 that is AS5। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी आपको वेलकम करता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के कंपोनेंट्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बेसिकली है क्या, तो ये स्टैंडर्ड कवर करेगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये स्टैंडर्ड का टाइटल ही है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। एक एक कंटेंट्स आगे फिर हम स्टडी करने ही वाले हैं। प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये चार चीज़ें कवर करेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अब एक एक कंटेंट लेते जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में कंपोनेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और लॉस फॉर द पीरियड में क्या क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है, बेसिकली हम जब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपने रेवेन्यूज़ को, अपनी इनकम को, अपने एक्सपेंसेस से। और जो डिफरेंस होता है वो अगर पॉजिटिव है, रेवेन्यू अगर ज़्यादा है, एक्सपेंस अगर कम है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू अगर कम है, इनकम अगर कम है और एक्सपेंस अगर ज़्यादा है तो लॉस। इस तरह से हम ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उसने यही बताया कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में उसने डिवाइड किया हुआ है। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम दो तरह की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं। तो एनी एक्टिविटी एज ए पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मली मैं जिस चीज़ का भी ट्रेड कर रहा हूँ, जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज़ मैं एक क्लोथ मर्चेंट हूँ और मैं क्लोथ बाय कर रहा हूँ, क्लोथ सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्लॉथ बाय कर रहा हूँ, क्लॉथ सेल कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल बिजनेस हो गया, ये मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, अदर देन क्लॉथ सेलिंग एंड बाइंग। अगर मैं कोई दूसरी चीज़ में कुछ प्रॉफिट या लॉस अगर मुझको होता है देन इट विल बी टर्म्ड एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, चेंजेस इन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन। तो अगर इस तरह से कुछ मुझको नुकसान होता है, कुछ लॉसेस होता है, then such kind of losses will be termed as which is not ordinary, that is termed as extraordinary activities। तो ये extraordinary activities कहलाती है। इसका जो सेकंड कंटेन है that will be prior period items। prior means पहले। अब ये जो प्रायर पीरियड आइटम्स है इसकी यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है यही पूरा कंप्लीट उसमें क्लियर कर देगा कि प्रायर पीरियड आइटम्स बेसिकली क्या है। अराइज इन करंट पीरियड as a result of error or omission in preparation of financial statement of one or more prior periods। फॉर एग्जाम्पल एरियर पेड टू वर्कर्स। एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए ले लूँ प्रायर पीरियड आइटम्स के लिए। सपोज हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, मीन्स ईयर 1920 अकाउंटिंग पीरियड है। अब अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1920 है जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 19 से 2019 से, तो 1 अप्रैल 2019 के पहले अगर सपोज़ मैंने सैलरी को रिवाइज़ किया हुआ है या मैंने सपोज़ मेरा नॉर्मल सैलरी मैं पहले सैलरी देता था बिफोर 1 अप्रैल 2019 सैलरी पे करता था 2000 रुपीज़ पर वर्कर। अब अगर पर वर्कर मैंने 2000 सैलरी पे की है और ये सैलरी मैं जनवरी में मैंने पे की 19, फरवरी में पे की, मार्च में पे की, तो यहाँ तक तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड नहीं था। बट अप्रैल से अब मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल में 2000 पे किया, मई में 2000 पे किए, जून में मैंने सैलरीज़ को रिवाइज़ किया, सैलरी को 2000 से 2500 रुपीज़ किया, 2000 से 2500 रुपीज़ ये सैलरी मैंने रिवीजन किया। बट ये जो रिवीजन का इफेक्ट मैंने दिया ये जनवरी से दिया। अब नो डाउट अप्रैल, मई और जून की सैलरी, अप्रैल और मई की सैलरी का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि करंट ईयर की अकाउंटिंग है तो ठीक है, करंट ईयर में वो सैलरी पे हो गई। मैं एक्स्ट्रा जो जून में एक्स्ट्रा कर कर पे करूँगा तो ठीक है। ये तो दो महीनों का वो करंट ईयर का ही है। अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक के पीरियड में वो 2 महीने की सैलरी का तो कोई इशू नहीं है। बट जनवरी से लेकर मार्च तक की 3 महीने की जो सैलरी है वो 3 महीने की सैलरी जो है वो मेरा प्रायर पीरियड, नो डाउट अब पे तो मैं जून में ही करूँगा, बट जून में नो डाउट पे करूँगा, लेकिन पिछले 3 महीने की जो सैलरी थी जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी, ये एरियर्स कहलाएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, ये जो पिछले मंथ्स की सैलरी थी, नो डाउट ये इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, 2019-20 का ये एक्सपेंस नहीं है।
तो अब ये जो एक्सपेंस हुआ है, ये जो 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी 1500 रुपीज़ है, ये कहलाएगा प्रायर पीरियड आइटम्स इन करंट ईयर। तो इस साल का जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो इस साल के अकाउंटिंग में मैं इसको एज ए प्रायर पीरियड बताऊंगा। तो ये एरियर्स पेड टू वर्कर एक एग्जांपल है प्रायर पीरियड आइटम्स की। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ एन आइटम इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट। अभी बहुत सारे एस्टिमेशंस हम करते हैं, जैसे आरडीडी एक एस्टिमेट हम करते हैं कि भाई डेटर मे बी पॉसिबल, डाउटफुल है, मे बी पॉसिबल डेटर डुबाए नहीं भी डुबाए, दोनों बातें हो सकती है। डेप्रीसिएशन प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, गुडविल है। जैसे डेप्रीसिएशन, नो डाउट मैं एक एसेट को कम कर बता रहा हूँ, बट क्या एक्चुअली उसकी वैल्यू उतने से कम हुई है, ये एक क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में बात अगर मैं कहूँ तो टैक्स, जैसे अभी आज मैंने डिसाइड किया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर मैंने टैक्स का एक अमाउंट डिसाइड किया, बट ये अमाउंट, नो डाउट ये लायबिलिटी तो श्योर है, देना तो श्योर है टैक्स, बट अमाउंट श्योर नहीं है। तो ये जो है, दीज आर टर्म्ड एज ए एस्टिमेट्स। तो ये जो एस्टिमेट्स है, जो अप्रोक्सीमेशंस है, ये एस्टिमेट्स प्रॉपरली मीज़र होने चाहिए। ये मेनली ये स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ ना कुछ उसका बेस होना चाहिए कि भाई इन बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि ये एस्टिमेशंस होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रॉफिट और लॉस था, सेकंड पार्ट जो था वो प्रायर पीरियड आइटम्स था, थर्ड पार्ट जो था वो बिजनेस एस्टिमेट्स थे और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स थे। इसका जो लास्ट पार्ट है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये दो मैं मेनली एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आप जानते हो। दूसरे और जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो अलग अलग वैरायटी में डील करता है, बट ये दो जो है वो आपके लिए नोन है। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन जो है, जैसे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन के। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये डील होता था, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये डेप्रीसिएशन के मेथड्स डील होते हैं। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये मेरा पॉलिसी मैटर है कि भाई मैं कौन सा मेथड एडॉप्ट करूँ। अब यहाँ पर जब भी हम ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ करेंगे, हम जब भी ये चेंज करेंगे, जैसे सपोज मुझको ओरिजिनल कॉस्ट से रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर जाना है, या मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा था, अब मुझको लीफो मेथड फॉलो करना है। तो ये जो चेंज है, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं, ये चेंज के पीछे कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। वो क्या बेस होना चाहिए? तो यहाँ पर द चेंज इन पॉलिसी आर मेड ऑफ, ये पॉलिसी में जब भी चेंज होगा तो ये 3 फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, और वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि भाई डेप्रीसिएशन का जो मेथड आप फॉलो करो वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करो, जैसे इनकम टैक्स कहता है। तो अब अगर आप ये जो चेंज कर रहे हो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, तो ये चेंज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना चाहिए। या कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज़ लेस, ये हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेस है। अभी आप अगर एट कॉस्ट ही वैल्यू कर रहे हो, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कि भाई इन्वेंट्रीज जो वैल्यू होनी चाहिए वो कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज़ लेस, रिलीजेबल वैल्यू या उसकी कॉस्ट जो है, परचेज प्राइस जो है, उसमें से जो कम वैल्यू हो उस वैल्यू से रिकॉर्ड करो। और अभी तक आप अगर एट कॉस्ट वैल्यू कर रहे थे, तो अब ये जो चेंज आप कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए आप चेंज कर रहे हो। इस तरह से ये कंप्लायंस मेनली स्टैंडर्ड का होना चाहिए। सेकंड जो है वो फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉ। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली डेप्रीसिएशन की, इनकम टैक्स एक्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन फॉलो करने के लिए कहता है। अब इनकम टैक्स को अगर हम फॉलो करने जाएं, और अगर हमने अभी तक ओरिजिनल कॉस्ट से चार्ज किया और अब हमको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर जाना है, तो वी कैन डू सो, हम वो कर सकते हैं टू फॉलो द लॉ। हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन चेंज द मेथड, वी कैन चेंज द पॉलिसी। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक और तीसरा जो कंटेंट इसका है, 3 मेन इसके फैक्टर्स हैं। कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफ लॉ होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैंने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, लेकिन मुझको लगता है कि भाई इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मुझको अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड मेरे एसेट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। या रिटन डाउन वैल्यू मेथड मैंने फॉलो किया और अब मुझको लगता है कि नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मुझको इस एसेट को जल्दी डेप्रीशिएट करना है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में वो डेप्रीसिएशन जल्दी होगा। तो ये जो चेंज मैं कर रहा हूँ, मुझको लगता है कि भाई ये ज़्यादा सूटेबल है मेरे एसेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रिटन डाउन टू ओरिजिनल कॉस्ट में उसको अगर फॉलो करता हूँ। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अगर हमको चेंज करना है तो ये 3 फैक्टर्स को मेनली कंसिडर करना पड़ेगा, और हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में हमारे पॉलिसी मैटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स थे इसके।
एक तो कंपोनेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, ये एक पहला पार्ट था, प्रायर पीरियड आइटम्स ये दूसरा पार्ट था, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ये थर्ड पार्ट था, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ये फोर्थ पार्ट था। ये स्टैंडर्ड इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। डिस्क्लोजर, हर स्टैंडर्ड में ये जो उसका लास्ट पार्ट होगा कि आपको अगर आपने ये फॉलो किया हुआ है तो आपको इसमें से क्या क्या डिस्क्लोज करना है, क्या क्या बताना है। तो एनी चेंजेस विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, नो डाउट ये बेस है, ये उसने स्टैंडर्ड तो समझाया कि भाई ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, बट अब यहाँ पर अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है और वो मटेरियली अफेक्ट करता है, मटेरियलिटी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, जब भी हम इसको फॉलो करते हैं, जैसे भाई अगर मान लो कि भाई मैंने कोई चीज़, किसी के लिए कोई चीज़ मटेरियल हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ मटेरियल नहीं हो सकती। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर आपने FY में स्टडी किया हुआ है। तो ये जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई अगर जो भी कंटेन है, अगर उसके रीडर तक, अगर उसका जो डिसीजन मेकर है उस चीज़ को रीड कर कर उस चीज़ को यूज़ करने वाला जो उसका डिसीजन मेकर है, अगर उसका डिसीजन चेंज नहीं होता है इससे, तो फिर वो मटेरियल नहीं है। अगर उसका डिसीजन चेंज होता है तो वो कंटेन मटेरियल है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर वो चीज़ कंटेन मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज करना है सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपने पॉलिसी मैटर चेंज किया है तो क्यों चेंज किया, उसका रीज़न आपको देना है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, या लॉ का कंप्लायंस था, या बेटर प्रेजेंटेशन है, इस तरह से। और जो भी मेथड्स आपने जो भी आपके पॉलिसीज़ आपने फॉलो की है वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है, वो भी आपको बतानी है। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पर मैंने दिया वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।